एक्चुअली वो तैयार है, लिखा हुआ, मैं बस फाइनल नहीं लिख पाया हूँ मैं पूरा, वैसे रफ में वो सारा मेरा रेडी है। तो आई थिंक टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारा ऑडिट वगैरह है, ऑफिस में काफी बिजी रहते हैं। तो जो भी है मेरे पास, मैंने जो लिख रखा है मैं सारा आपको मैं बता सकता हूँ। प्लीज प्लीज। मैं कंटिन्यू? हाँ हाँ, ऑडिबल है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। आप सभी को मेरा जय हिंद, नमो बुद्धाय। हमारा जो विषय है, मैं और महचंद और डाबी जी का, हम दोनों का एक ही विषय, एक ही चूज किया हमने, वो है हमारा माइंडफुलनेस ईटिंग टॉपिक हमारा। तो मेरा जो प्रस्तावना है वो कुछ इस प्रकार से कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश, भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं, जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पठार है, रेगिस्तान है, गंगा जमुना का मैदान है, तीनों ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है, घने जंगल है, बागान है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की संस्कृति और सभ्यताएं भी हैं, वेशभूषाएं हैं, अलग अलग हैं, और खान पान भी अलग अलग है। हर क्षेत्र की अपनी पहचान है। खान पान के क्षेत्र में भी देखेंगे तो जैसे कि पंजाब की मक्के की रोटी, सरसों का साग, तो राजस्थान की बाटी चूरमा, उत्तर प्रदेश के हलवा और खीर, तो बिहार की लिट्टी चोखा, कोलकाता का रसगुल्ला, और साउथ इंडिया के इडली डोसा, ये सब सभी व्यंजन भारत में बहुत स्वाद के साथ खाए जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ का किसान अपनी मेहनत व लगन से अन्न उगाता है और खुशहाल रहता है। लेकिन कुछ सरकार की कुछ नीतियां हैं कि अनाज बहुत सारा खराब हो जाता है, 40% के लगभग। ये इसके कारण हो सकते हैं इनसफिशिएंट स्टोरेज एंड मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो आज की जो आवश्यकता है वो है क्वालिटी और हेल्दी फूड की। तो भोजन की गिरती गुणवत्ता के कारण लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण हमारा खाना हेल्दी नहीं है। फल व सब्जी, इवन मिल्क भी हमारा सुरक्षित नहीं है। दूध उत्पादन भी केमिकल से ही हो रहा है। वेजिटेबल्स के उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक और रसायन का खाद का उपयोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फसल लेने के लिए। तो ये मेरा प्रस्तावना था। अब मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि भोजन एक्चुअल में है क्या। तो भोजन ऐसा कोई पदार्थ जो शर्करा, वसा, जल तथा प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके, उसे भोजन कहते हैं। जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ जीवन बिताने के लिए भोजन करता है। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर का विकास करते हैं, स्वस्थ रखते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। भोजन को ऊर्जा देते हैं हमें कार्य करने के लिए, और हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। तो इस तरह से हमारे भोजन की जो मात्रा है, भोजन में जो होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जो रोजाना हमें चाहिए होते हैं, कुछ विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो विटामिन हमें बीमारियों से बचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें डेली का कार्य करने की ऊर्जा देते हैं, और प्रोटीन्स हमारे मसल्स को बनाते हैं, बॉडी को रिबिल्ड करते हैं। इस तरह से ये सारी चीजें हमारे भोजन में होनी चाहिए। और वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो रोजाना इन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो मात्रा भी हमारे डिसाइड होनी चाहिए। कितने विटामिन चाहिए, कितने मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 19 साल से 50 साल तक का है तो उसे 1000 मिलीग्राम पर डे का विटामिन चाहिए, और वुमेन से अगर 51 साल प्लस की है तो 1200 मिलीग्राम पर डे विटामिन चाहिए। मैंने 71 साल प्लस है तो 1200 ग्राम मिलीग्राम पर डे चाहिए, और 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर केजी बॉडी के हिसाब से। अगर उसकी किसी की बॉडी मान लो 10 किलो है या 50 किलो है तो 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर उसके वेट के हिसाब से। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट डेली काम करने के लिए 2 to 5 एंड 225 से लेकर 325 ग्राम पर डे के करीब चाहिए। तो ये संतुलित भोजन करने के लिए इन सभी तत्वों की एक सीमित मात्रा की आवश्यकता होती है। अब खाना कब और कैसे करें? दिन की शुरुआत पानी से करें। जैसा मेरा ऐसा मानना है, लोग भी बहुत सारे जो हेल्दी है, जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वो भी यही चीजें बताते हैं कि दिन की शुरुआत पानी से करें। सुबह उठे तो 2 से 4 गिलास पानी पिए। 8-10 गिलास के दिन में पानी पीना चाहिए, ताकि आप हमारा जो है स्वास्थ्य सही रहे, हमारा पेट सही रहे, हमारा पाचन तंत्र सही रहे। उसके बाद नाश्ता
तो नाश्ते में तो ये कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें एक अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट इस तरह से होना चाहिए जैसे कि राजा हो, आप बहुत अच्छा खाना खाने वाले हों। और जब भी खाना खाएं, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो आपका डिनर हो, चाहे लंच हो, ये मैंने जापानीज के बारे में मैं जानता हूँ, वो लोगों से मैंने सुना भी है कि वो कभी भी अपने पेट को 70% से ज्यादा नहीं जी, अपना बैठक ठीक करें, शकल नजर नहीं आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वैसे प्लीज। हाँ, तो ये जो जापानीज लोग हैं, इवन हम लोग भी कप में जैसे चाय लेते हैं तो वो कहते हैं कि चाय दोबारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 70% से ज्यादा आप ना भरे कप भी। तो इस तरह से हम अपने पेट को भी 70% से ज्यादा हमें अपना पेट नहीं खाना चाहिए। 30% पेट खाली, जो भूख है उसके अनुसार। तो खाना भी हमें ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए। फल, सुबह को जो ब्रेकफास्ट में आप फल, सब्जी, दूध, जूस, पराठा आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ता हैवी ले सकते हैं, और लंच कॉमन मैन की तरह लें, और डिनर भिखारी की तरह। डिनर भिखारी की तरह इन द सेंस, मतलब डिनर में कम से कम खाना खाएं। ज्यादा खाना खाएंगे और फिर वो भी टाइम से, उसमें टाइम का जरूरी है प्रबंधन, कि आप टाइम से खाना खाएं। और हो सके तो 8 बजे से पहले पहले आप डिनर अपना पूरा कर लें। तो उसके बाद थोड़ा सा टहलें, और टहलने के बाद हल्का सा दूध या कुछ गर्म पदार्थ लें, पेय पदार्थ। तो उसके बाद आप अपने बेड के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ आता है माइंडफुल ईटिंग कैसे करें। भोजन करने से पहले कम से कम भी आधा घंटा पहले एक गिलास पानी अवश्य पिएं। इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। भोजन करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और भोजन करने के लिए आराम से बैठ जाएं। अब सबसे पहले भोजन की मात्रा सुनिश्चित करें। भोजन की मात्रा, आपकी भूख कैसी है उसी प्रकार भोजन की मात्रा अपनी थाली में लें। ज्यादा खाना ना लें। अब भोजन की सही आइटम को अच्छी तरह से देखें। जो भी आपकी थाली में है, सब्जी है, दाल है, चावल है, या कोई और मीठा है, कुछ जो भी आपकी थाली में खाना है, तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि उसको पहले अच्छी तरह से निहारें, देखें, उसको महसूस करें। ये महसूस करें कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, और उसकी खुशबू को आप फील करें। और ऐसा करें कि जैसे कि आपकी जीभ से, मुंह से लार निकलने लग गई है। तो ये जब लार आपकी मुंह से निकलेगी तो वो आपके खाने को, पाचन तंत्र में को बढ़ाएगी, और खाना पचना आपका शुरू से ही, मतलब पेनक्रियाज भी काम आपका शुरू कर देगी। और खाने को आप देखें और महसूस करें। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं तो मेरे मुंह से अभी भी पानी निकल रहा है। तो मैं अभी, तो इस तरह से आप उसको देखेंगे, महसूस करेंगे, ताकि जीभ से लार का स्राव होना शुरू हो जाए, और मन में ऐसा जाने कि इस भोजन में उपस्थित सभी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वो सारे के सारे इसमें उपस्थित हैं, और मुझे ये सब कार्य करने के लिए ऊर्जा देंगे, मेरे शरीर को मजबूत करेंगे, और मुझे बीमारियों से दूर रखेंगे। ऐसा भोजन को देखते हुए महसूस करें कि जो भोजन मेरे सामने रखा हुआ है वो बहुत ही उपयोगी है, मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, और मैं भोजन देखकर अपनी प्रसन्नता महसूस करने लगूं। उसके बाद आता है खाना खाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग। तो जब हम खाना खाते हैं तो उस समय देखिए, इसमें हमारी स्मृति बढ़ती है कि हम ये देखें कि हमारा खाना किसने बनाया है, क्या प्रोसेस रहा है, और उन सब लोगों का धन्यवाद कहें जो हमारे लिए खाना बनाने में लगे हुए थे, या जिनकी वजह से वो खाना हमारी थाली में आया है। तो इसमें आप कर सकते हैं, जिसने खाना बनाया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जो खाना लेके आया था उसका बहुत बहुत धन्यवाद, किसी ने खाना उगाया होगा उसका बहुत बहुत धन्यवाद, फसल काटी होगी कि उसका बहुत बहुत धन्यवाद, किसी ने आटा पीसा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने मन में उन सभी जो प्रोसेस में रहे होंगे, उन सभी लोगों की किसी ना किसी की उससे मेहनत रही होगी, किसी ने ट्रांसपोर्ट किया होगा, उन सबको थैंक बोलते रहें और खाने का आनंद लेते रहें, तो वो खाना आपको बहुत अच्छे से लगेगा। और इसमें एक चीज और भी महत्वपूर्ण होती है कि जो खाना बनाता है आपके मन में उसके प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि वो
खाना जो बना रहा है उसकी इंटेंशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर वो अच्छी इंटेंशन से खाना बनाता है तो आपकी बॉडी में वो खाना बहुत अच्छी तरह से लगता है, आपको खाना स्वादिष्ट भी लगेगा और आपके शरीर में वो सारे तत्व आपको मिल पाएंगे। तो ये माइंडफुल ईटिंग मैं अभी इतना ही लिख पाया हूँ और कोशिश करूंगा इसको और बेहतर बनाने की, बहुत अच्छा बनाने की। जब आपके पास में अब कोई मेरे लिए सुझाव है, सजेशन है, तो उसके लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया मेरी बात कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरचंद जी का। मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कोई सुझाव या फिर इसमें कोई परिवर्तन है तो उसके बारे में भी सुझाव देंगे। नहीं, बहुत ही अच्छी आपकी शुरुआत, काफ़ी अच्छी रही है। और जिस प्रकार से आपने आखिर जो मुद्दा रखा है कि माइंडफुलनेस ईटिंग कैसी करनी चाहिए, वहाँ तक भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसका वर्णन किया है। और इसी वर्णन को आप जो आपके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो आपने ऑब्जेक्ट्स तय किए होंगे कौन सी बातों का उसमें वर्णन करना है, तो उसको आप ज़रूर उस ऑब्जेक्ट के साथ में अपने जो भी बाकी जो आपके चैप्टर्स है या पैराग्राफ्स है, उसको आप अच्छी तरह से करोगे। मुझे उम्मीद है कि आपका ये विषय आपके लिए और हम सबके लिए और बाकी जो लोगों के बीच में सब्जेक्ट जाएगा एक प्रॉपरली कोर्स के रूप में, तो काफ़ी लोगों को इससे जानकारी मिल सकती है, एक अवेयरनेस हो सकती है, और अवेयरनेस अपने आप में ही परिवर्तन का काम करती है। हमारा काम है लोगों को अवेयर करना कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और कैसे खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन हमारा ये आप लोगों के इस आर्टिकल से हम काफ़ी अच्छा कोर्स को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेहरचंद जी। ऐसे ही आप मिलके आप काम करिएगा विषय को और देखिए कि कहाँ पे आपको और साइंटिफिकली जो चीज़ें आपको और कुछ मिल रही है तो उसको ज़रूर उसमें इंटेक करिए। जी 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 सर, थैंक यू, गुड गुड, थैंक यू, वेल डन। नंबर मिता, उसके बाद मेहरचंद जी के बाद कौन है? सर देख रहा हूँ अभी। हाँ, अनीता दिल भैया जी अगर बकुल माने। सर मैंने कल एक रिक्वेस्ट की थी ना आपको, एक कि मैं कुछ काइजन के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, तो हम तो वेट ही कर रहे हैं। ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। हाँ, ठीक है, बताइए। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। बकुल माने कल्पना पाटिल और जयश्री छिपानी मोन हमारा ग्रुप है। ठीक है, आपको शेयर करना चाहते हैं? आपका हो गया रेडी? हाँ सर, हो गया। ठीक है, फिर आप शुरू कर सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मुझे बोधिचित्त ग्रुप से मैं बात कर रही हूँ। मुझे मिले हैं मेरे पार्टिसिपेंट जैसे छपानी मोहन में कल्पना पाटिल, बकुल माने, ये तीनों जनों को हमको ये लेख शीर्षक है हमारे लेख का बेसिक कोर्स ऑन बोधी माइंडफुलनेस फॉर वुमन एम्पावरमेंट, महिला सहशक्तिकरण। और लेखक है जयश्री छपानी मोहन, कल्पना पाटिल, बकुल माने। और सारांश लिखा है इस लेख में महिलाओं की स्थिति और किन लोगों ने महिलाओं की प्रगति के लिए कार्य किया और माइंडफुलनेस से महिलाओं की प्रगति कैसी होगी और महिलाओं को क्या लाभ होगा, यह बताने की कोशिश की है इस लेख में। मुख्य शब्द है महिला सहशक्तिकरण के लिए माइंडफुलनेस, यह मुख्य शब्द है। और प्रस्तावना है महिला गृहिणी हो या कामकाजी हो, दोनों में से कोई कम या ज्यादा नहीं है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में संतुष्ट है और असंतुष्ट भी है। दोनों अपनी अपनी पहचान होती है दोनों की। गृहिणी घर का व्यवस्थापन अच्छी तरह से करती है, संतुष्ट रहती है। कामकाजी महिला आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र रहती है। गृहिणी आर्थिक दृष्टि से पति पर निर्भर रहती है, इसलिए असंतुष्ट है। और कामकाजी महिला
व्यवस्थापन के कारण अपने व्यस्तता के कारण अपने परिवार को टाइम नहीं दे सकती, इसलिए असंतुष्ट है। एक गृहिणी समाज कार्य और बहुत सारी बातें कर सकती है। कामकाजी महिला अपने एनर्जी बढ़ाकर और घर और ऑफिस दोनों संभाल सकती है, इसलिए उन्हें माइंडफुलनेस से कार्य करना होगा। जागरूक रहकर सजगता और स्मृति पर कि हेलो हाँ हाँ सक्षम कैसे हो सकते हैं? क्या सर? नहीं, आवाज़ आपकी रुक गई थी बीच में, कंटिन्यू रखें। हाँ, लोगों की वजह से महिलाओं का उत्कर्ष कैसे हुआ, यह उदाहरण के तौर पर ताकि आज की महिला उस उदाहरण को देखकर कुछ समझ सके। प्रथम हमारे देश में मातृसत्ता पद्धति थी, आज भी तेलंगाना मातृसत्ता पद्धति ही है। उसके बाद शंकराचार्य ने महिलाओं को एकदम नीचा स्तर दिया, उन्हें पढ़ना लिखना वर्ज्य था। पुरुष प्रधान संस्कृति महिलाओं को गुलाम जैसा बर्ताव पुरुष प्रधान संस्कृति के साथ था। मनुस्मृति में महिलाओं को एकदम कुछ भी अधिकार नहीं दिए थे और महिलाओं को गुलाम जैसा उनके साथ बर्ताव करते थे। उसके बाद बुद्ध काल में भगवान बुद्ध ने महिलाओं की प्रगति के लिए बहुत प्रवचन दिए, पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिए। बुद्ध ने 35 भिक्षुणियों को दीक्षा दी, कई महिला उपासिका बनी, गणिकाओं को भी उपासिका बनाया बुद्ध ने। करुणा के कारण भगवान बुद्ध महिलाओं को उच्च शिक्षा देने लगे, इसी वजह से कई उपासिका अरहंत बनी। ध्यान साधना पुरुषों के जैसे ही महिला करने लगी और समाज में भी प्रगति हुई। बुद्ध के उपासिका शिष्यों के कारण घर में व्यवहार में सुधार आए। बुद्ध जागृत अवस्था में रहते थे, इसी वजह से यह सब कर पाए और महिलाओं के उनके काल में बहुत प्रगति हुई। फिर आता है सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का काल। तो इन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए त्याग करते हुए और समाज से प्रताड़ित होके भी सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं का उत्थान किया, स्कूल खोली, छात्रावास बनाए। खुद सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पढ़ाया और प्रोत्साहन दिया। उनकी वजह से ही महिला शिक्षित बन सकी। इसलिए हर महिला ने सावित्रीबाई फुले को रोज आभार मानना चाहिए। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नारी अधिकार के योद्धा कहते हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के प्रगति पथ पर लाया। उन्होंने अशिक्षित महिलाओं को रहन सहन के तरीके सिखाए, बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल भेजो, साफ सुथरा घर रखो, यह सिखाया। कामगार मंत्री जब बाबा साहब थे, तभी कामगार महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उनके पालना घर बनाए। मिल और कंपनियों में मजदूर के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। बाबा साहब भी एक जागरूक व्यक्ति थे। जागृति से महिलाओं को उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और घटना में भी बहुत उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत से दरवाजे खुले किए हैं महिलाओं के लिए। वो मैंने लेख में बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन टाइम की वजह से मैं ये शॉर्ट में लेख बता रही हूँ। राज्य ठीक है। आवाज नहीं है चपानी तई। काफी अधिकार दिया है, भाई और बहन दोनों को प्रॉपर्टी मिल सकती है पिताजी की।
और महिला समाज कार्य कर सकती है, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्र महिला मतदार संघ बनाने की सुविधा रखी है। महिला सक्षम हो और प्रगति पथ पर रहे, यही उनका उद्देश्य था। बाबा साहब ने लिखी हुई राज्य घटना की वजह से आज महिला प्रगति पथ पर है। हमारे देश की पंतप्रधान एक महिला थी, राष्ट्रपति एक महिला थी, मंत्री महिलाएं हैं, साइंटिस्ट, वैमानिक, डॉक्टर, इंजीनियर महिलाएं हैं, खेल कूद में अग्रसर महिला है, मिलिट्री में भी महिला है। ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं जहां महिला नहीं है, और महिला अपने क्षेत्र में सक्षम होकर कार्य कर रही है। बाबा साहब ने जागृति से यह घटना बनाई है। एक गृहिणी इन सभी महिलाओं की प्रगति देखते हुए खुद सक्षम बन सकती है। हर इंसान की प्राथमिकता और परिस्थितियां होती है। पुरुष कितना भी समझदार हो, सहायक हो, फिर भी घर चलाने की मुख्य जवाबदारी स्त्रियों की ही होती है। कामकाजी महिला हो या गृहिणी, आत्मनिर्भर बन सकती है। समय का सही सदुपयोग करे तो आत्मनिर्भर बन सकती है महिला। दोनों को अपने क्षेत्र में चिंता, भय, तनाव रहता ही है। वह कामकाजी महिला हो या गृहिणी महिला हो, दोनों को भी तनाव और चिंता और भय रहता है। इसी वजह से महिलाओं को गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। समय और पैसा सही ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाए, दैनंदिन जीवन में होने वाले शारीरिक और मानसिक तनाव को कैसा दूर किया जाए और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, यह समझने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सही उपयोग करके प्राथमिक नियोजन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है महिला। इसीलिए हर महिला को माइंडफुलनेस क्या है, यह मेडिटेशन कैसा करना चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बेसिक कोर्स में हम माइंडफुलनेस का अर्थ बताना चाहेंगे। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता, जागृति से, सजगता से स्मृतिपूर्ण बनना यानी माइंडफुलनेस है। महिला जागरूक रहे, घर के काम में हो या बाहर के काम में हो या समाज के कार्य करते वक्त, व्यवहार करते वक्त महिला जागरूक रहे और स्मृतिपूर्ण कार्य करे, यही माइंडफुलनेस है। यह ध्यान करे तो सक्षम महिला बन सकती है, हेल्दी बनेगी महिला, प्रगति होगी महिलाओं की और कठिनाइयों का सामना कर पाएगी। तो महिलाओं को माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति यह मेडिटेशन कर सकता है। इस लेख में मैंने जो जो उतारे लिए हैं, वह उतारे मैं आपके सामने बता रही हूँ। आत्मनिर्भर कैसे महिला बन सकती है, यह तेज ध्यान फाउंडेशन से लिया है। फिर बुद्ध ने महिलाओं की प्रगति कैसे, बुद्ध काल में प्रगति हुई है और भगवान बुद्ध ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है, यह धम्म नायिका आवाज छुपाने ताई था, वही लिखा है। और बाबा साहब आम्बेडकर जी ने महिलाओं की प्रगति के लिए क्या किया, यह मैंने ज्ञान प्रतीक बाबा साहब के योगदान से लिया, घटना से लिया और बाबा साहब के भाषण से यह लिया है। और महिला और सक्षम बन सकती है, अपने पैरों पे खड़ी रह सकती है। जो गृहिणी है वह भी बहुत सारे कार्य कर सकती है। यह मैंने ये लेख में लिखा है, लेकिन मुझे 10 मिनट में ही ये पूरा करना था, इसलिए मैंने यह थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद सर। और माइंडफुलनेस का जो ये है तो हमें डॉक्टर मनीष मेश्राम सर जी ने बताया है, और इस तरह से हम ध्यान कर सकते हैं और महिलाओं को सिखा सकते हैं, यह सर ने बताया है, इसलिए सर का धन्यवाद। धन्यवाद सर, जय भीम। थैंक यू।
थैंक यू बकुल माने जी का, जय श्री छपानी मोहन और उनके पूरे ग्रुप का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चंद्रकांत सेजवाल जी से कि वो भी जो अपना उन्होंने सब्जेक्ट चुना है उसका जो विषय है उसके बारे में बताएं। उन्होंने जो भी पढ़ा है, जो आर्टिकल लिखा है। चंद्रकांत सेजवाल। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। जय भीम जय भीम। सर मेरा तो पूरा हो नहीं पाया चलेगा, है। सिर्फ उतना ही करिए जो आपने लिखा है, उतना ही बताइए, चलेगा। जी जी, लिखा तो सर एक्चुअली लिखा मैंने ये पूरा इंटरनेट सर्च किया है मैंने। चलेगा चलेगा। और उसका जो भी प्रिंट आउट मैंने निकाला है, मैं कुछ पूछताछ के लिए आपको भेजा भी था, डिवाइडेशन किया हुआ। तो शायद आपको समय मिला नहीं उसके बारे में। अरे आपने भेजा था? हाँ, आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे मैंने डाला था। और उसी के बारे में कुछ डिवाइडेशन के बारे में पूछना था। तो अभी आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं कॉल भी किया अभी था आपको। अभी आप पूछ सकते हैं, जितना आप किए उतना बताइए, बाद में फिर मैं बताता हाँ हूँ। हाँ हाँ। सर मैंने हमारे ग्रुप के हिसाब से लीना ताई और मैं, हम दोनों मिलके जो एक कोर्स डिजाइन कर रहे थे, तो उसमें लीना ताई ने जो चॉइस किया है स्कूल चिल्ड्रन के बारे में। और उसी के लिए हम लोग ने दोनों ने मिलके सोचा था कि इनके लिए एक शैक्षिक मनोविज्ञान का सब्जेक्ट मैंने लिया है उसमें। तो मनोविज्ञान और जो भी है मन के ऊपर, तो शिक्षा का पूरा जितना भी मतलब फाउंडेशन ही मनोविज्ञान पे होता है। इसके लिए मैंने मनोविज्ञान का ये चुना है। और उसके बारे में मैं कुछ सर्च किया था। तो सब पढ़ के बताओ कि खाली उसके हेडिंग बताऊं? हाँ, सिर्फ उसका हेडिंग बताइए, क्या क्या उसमें आप लेने वाले हो। हाँ, तो अभी उसमें मैंने देखो लिया है सर। पहला तो उसका जितना भी ये किया था कोर्स का, अभी थोड़ा शॉर्ट है, मैं पूरा नहीं किया। लेकिन प्रस्तावना के अंदर मैंने ये किया था कि भाई पहले दिन पे जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा या जो प्रस्तावना जो अपन कहते हैं शॉर्टकट में पूरा मनोविज्ञान का, तो प्रस्तावना के अंदर मेरा ये सब फर्स्ट स्टेप में लेने का सोचा हूँ। उसका प्रिंट आउट मैंने निकाला हुआ है। और दूसरे इसमें मैंने उसका हिस्ट्री कि मनोविज्ञान का जो हिस्ट्री है, शुरुआत मनोविज्ञान के कौन है, संस्थापक या लेखक जो भी है, तो पूरा लिस्ट है उनका शुरुआत से लेके एंडिंग तक का। तो वो हिस्ट्री पूरा बताना चाहता हूँ। उसके बाद में शिक्षा का उद्देश्य, गुड। हाँ, उस शिक्षा का उद्देश्य है। फिर पांचवें इसमें मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है। उसी दिन पे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या हो सकता है। फिर सातवें दिन पे है शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान। और शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध क्या है। और लास्ट में है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ संबंध क्या होता है और मनोविज्ञान का शिक्षा में एक योगदान क्या है। ऐसा पूरा डिवाइडेशन है। बाकी तो जो भी मैंने सर्च किया है वही कोर्स में या जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे या उनको बताएंगे। तो जो सर्च प्रिंट आउट निकाला है वही बताएंगे। तो ये मेन मैंने स्टेप। नहीं, बात जी, एकदम बोलिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, आप सही डायरेक्शन से जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें एक पॉइंट मिसिंग हो रहा है कि जी, बोलिए ना आप, सर। हाँ, उसमें माइंडफुलनेस कहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं। जी, माइंडफुलनेस का तो पहले शुरुआत में ही जो प्रस्तावना की जाएगी, मनोविज्ञान के ऊपर जो प्रस्तावना की जाएगी, तो उसके अंदर ही माइंडफुलनेस तो ध्यान की ही एक दूसरी शाखा बनी हुई है। तो प्रस्तावना में कहा जाएगा कि माइंडफुलनेस कनेक्टेड ही है ये, नहीं, क्योंकि उसके पीछे प्रस्तावना में तो छोटी बात आएगी। प्रस्तावना जब आप लिखते हो तो जी प्रस्तावना के बाद में जो पॉइंट्स आते हैं उसको आपको एक्सप्लोर करना होता है। प्रस्तावना में एक जी शब्द आने से वो पूरा नहीं होता है, ठीक है। जी। हाँ हाँ प्रस्तावना एक आपका एक मैप है, ठीक है, कि हाँ आपको हाँ कहाँ से हाँ कहाँ जाना है। लेकिन जी जाते समय फिर वो हर एक रास्ता अलग अलग आपको दिखाना पड़ेगा ना, कि ये रास्ता बि- जैसे कि आपने मनोविज्ञान की बात की, हिस्ट्री की बात की, एजुकेशनल जी साइकोलॉजी की बात की, हर बात आप करते करते आगे जा रहे हैं ना।
तो जी, जी। इसमें जो एजुकेशन के साथ जो साइकोलॉजी हाँ। या एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ माइंडफुलनेस कैसे इम्पोर्टेंट है, जिससे बच्चों का पढ़ाई और अच्छी तरह से हो सकता है। जी, तो जी, वो जी। पॉइंट कहीं ना कहीं आपके उसमें कनेक्ट होना चाहिए, ताकि आप सभी को एक जगह पे लाके खड़ा करोगे कि सब कुछ अगर आपको माइंडफुलनेस या साइकोलॉजी अगर आपकी अच्छी करनी है, ठीक है, एजुकेशन में जी, पढ़ाई को लेके, जी, जी, तो जी, जी, उसके अंदर माइंडफुलनेस कैसे काम आ सकता है, जी, ये सब आपको साइकोलॉजी बताने का एक ही कारण है कि उसको माइंडफुलनेस को समझाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? तो उसके जी, बारे में भी आपका दो चीज़ें आनी चाहिए कि माइंडफुलनेस क्या है और कैसे उसकी प्रैक्टिस की जाए। जी, जी। ठीक है ना? हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि तो आप अब मैं बच्चों, बोलूँ सर? हाँ हाँ बोलिए। जी, नहीं आपका पूरा कर दीजिए ना, हाँ जो हाँ, भी कहना इतना मेरा चाहते हैं। यही है कंसर्न कि आपके टॉपिक के अंदर माइंडफुलनेस क्या है हाँ, और प्रैक्टिस कैसे की जाती है, वो अच्छी जानी चाहिए। ठीक है। अभी इसमें जो सर मेरा टाइटल ही जो है ना, मेरा नाम ही जो आने वाला है, लीना ताई ने ठीक है किया, स्कूल चिल्ड्रन का सब्जेक्ट चुना है, लेकिन इसका टाइटल ही मैंने ऐसा रखा गया है कि जो मुझे सर्च करते हुए मिला था कि माइंडफुलनेस के साथ कौशल निर्माण, मतलब माइंडफुलनेस विथ स्किल बिल्ड। इंग्लिश में जैसा मैंने पढ़ा है उसको कि माइंडफुलनेस पहला आता है, क्योंकि माइंडफुलनेस से ही तो स्किल बनाएंगे ना, कौशल निर्माण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माइंडफुलनेस के साथ कौशल निर्माण फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, दोनों को लेने वाला हूँ, मतलब वो दोनों के लिए, हालांकि सबके लिए होता है वो, हाँ हाँ, नहीं हमको टीचर्स भी आ टारगेट, सक। हाँ टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। जी, तो कोई भी स्कूल चिल्ड्रन रखेंगे या टीचर्स या स्टूडेंट्स हाँ हाँ रखेंगे, हाँ हाँ, जो मैं, बराबर बराबर, सही है। तो मेरा टाइटल ही माइंडफुलनेस का आने के वजह से, और जो मनोविज्ञान हम विश्लेषण करेंगे, जो बताएंगे, हाँ जी हाँ जी। उसके साथ में हर एक रोज में जो ध्यान लेंगे, हम्म। तो माइंडफुलनेस का ही ध्यान आएगा, जो कि उसके शुरुआत में माइंडफुलनेस की शुरुआत करेंगे, ध्यान का जो आनापानसति शुरुआत होती है। तो पहले दिन पे भाई हम लोग आनापानसति का 1 या 2 चरण लेंगे, दूसरे दिन पे फिर 2 चरण लेंगे, ऐसा करते करते लास्ट का जो फाइनल ध्यान होगा वो पूरा माइंडफुलनेस का होगा। लेकिन मेरा टाइटल ही उसका माइंडफुलनेस से शुरू होने वाला था, इसके लिए इसके बीच में मैंने माइंडफुलनेस का कोई जिक्र नहीं रखा। नहीं नहीं नहीं, अगर आपका टाइटल माइंडफुलनेस से हुआ है तो माइंडफुलनेस के बारे में आपको पहले जिक्र करना ही पड़ेगा। तो जैसे अभी आपने, इसके बारे में हाँ आप, हाँ, जैसे जी आपने बताइए। साइकोलॉजी के बारे में लिखा है ना पहले, जी, जी, जैसा आपने साइकोलॉजी से शुरुआत किया है, तो उसके पहले आप माइंडफुलनेस से शुरुआत करते करते आगे आइए। ठीक है? अच्छा, हाँ, प्रैक्टिस हाँ, तो आपको वैसे ही करनी जैसे आपने बताई है। ठीक है? जी बिल्कुल, हाँ, हाँ, लेकिन माइंडफुलनेस उनको आखिर तक पता नहीं चलेगा अगर आप नहीं बताओगे तो। अच्छा, बिल्कुल, 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 माइंडफुलनेस कैसे आया है, उसका अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है, क्यों किया जाता है ना, कैसे जी, किया जी, जाता है, जी, अगर आप थेरोटिकली एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, तो उनको आखिर तक पता नहीं चलेगा कि माइंडफुलनेस क्या है। माइंडफुलनेस क्या है, हाँ, 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 आपके लिखने में भी नहीं आएगा तो आप लोगों को आप बात ही नहीं करोगे ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना? तो आपकी जी, जी, बात, आप जो बात कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं हाँ, आपके राइटिंग में एक पैराग्राफ आना चाहिए, जी, जी, क्योंकि आपने कहा कि आपकी शुरुआत ही उससे हो रही है। ठीक है? बिल्कुल, हाँ, हाँ, तो शुरुआत में उसी वर्ड के बारे में थोड़ा उसका कंसेप्ट और हिस्ट्री को लेके, बाद में धीरे धीरे आपके जो पॉइंट्स एकदम बराबर है। बिल्कुल, अच्छा, हाँ, वही हाँ हाँ उसी के लिए मैं हाँ, पूछना था। और वो पॉइंट आप कंटिन्यू करके आप आपके कोर्स को पूरा तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ ना सर, पहले दिन का मैंने जो सब्जेक्ट रखा है, एक दूसरे की हम लोग जान पहचान करते हैं, हाँ तो हाँ वो शॉर्ट फॉर्म में लेके पहले दिन का जो भी लेक्चर होगा, हाँ जो हाँ, भी हम माइंडफुलनेस, हाँ माइंडफुलनेस तो से आप वो शुरुआत, लेक्चर पूरा, हाँ, पूरा माइंडफुलनेस का ही लेक्चर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके बराबर राइटिंग ना? में तो भी आना बाकी, चाहिए, आपके राइटिंग में भी आना चाहिए, आर्टिकल में भी। अच्छा, उसमें भी आना चाहिए। हाँ हाँ, तो अभी ये जो मुद्दे हैं, तो ये तो आपने मनोविज्ञान के जो सीरियल जाएंगे, तो उसके बीच में फिर कैसा मैं डालूं उसमें, ये ले मुझे उसके पूछना पहले था आएगा। उसके। देखिए, उसके पहले शुरुआत वैसे होगी माइंडफुलनेस से। हाँ, तो शुरुआत की जो पहला दिन शुरू करेंगे अपन, तो प्रस्तावना से पहले माइंडफुलनेस का ही लेक्चर होगा हाँ कि माइंडफुलनेस कैसे आया, मतलब बुद्ध के जो ध्यान की पद्धति कोई माइंडफुलनेस है, तो माइंडफुलनेस कौन से, मतलब जो मनोवैज्ञानिक ने हाँ उसको हाँ हाँ, बस माइंडफुलनेस का बस नाम बस दिया। बस, हाँ हाँ तो इतना लेक्चर अगर हो गया तो हाँ समझो हाँ माइंडफुलनेस से शुरुआत हो हाँ गई। हाँ हाँ,
ठीक है। बराबर ना। हाँ। और इसका इसका जो ये था कि मैं जो ऊपर का नाम अभी अपन जो आपका डेली हम लोगों को क्लिक जो भेजते हैं उसके ऊपर अपन लिखा रहता है कि बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी। तो मैं उसको ऐसा सोचा था कि बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी प्रेरित बुद्ध चित्त ग्रुप ए हम्म। पुनः संचालित, फिर वो कोर्स 7 दिन हाँ का हाँ, ऐसा मैं लिख रहा था। वो तो जैसा चाहे वैसा हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, बस वो बस उसका बस उसका एक हम फॉर्मेट बनाएंगे, सभी के लिए सरीका होगा वो। जी जी जी। तो मैं अभी बना रहा था, कुछ समय नहीं नहीं मिला नहीं, था, कल बिल्कुल संडे था बिल्कुल तो बना मैं के रखिएगा आपके पास में, जैसे उसका हम फाइनल करेंगे। जी तो आप आर्टिकल पे उसका डिटेल्स लिख के आर्टिकल आप कंप्लीट सर, करें। हाँ बोलिए जैसे। मैंने जो लेख लिखा है उसमें कुछ नहीं, आपका लेख ताई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर। आपने मतलब जानकारी देके जो आप बात करना चाहते हैं कि माइंडफुलनेस दोनों महिलाओं को कैसे काम में आ सकती है, फिर वो गृहस्थी हो या फिर वो ऑफिस में काम करने वाली हो। बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसको मतलब रखा हुआ है। इसमें लास्ट में भी आपने माइंडफुलनेस दोनों महिलाओं को कैसे काम में आ सकता है और वो दोनों महिलाओं को कैसी ज़रूरत है, तो उसकी जो ज़रूरत है और उनकी जो समस्याएं जो है, महिलाओं की समस्याएं जो है कि ज़्यादा क्या कहते हैं, अपनी बात को छुपा के रखना या ज़्यादा बात करना, है ना, या अपने आप को ज़्यादा सप्रेस करना, है ना, या अधिक सहन करना, या अपनी बात को बता नहीं पाना, या ज़्यादा चिंता में रहना, ज़्यादा चिंता में रहना। हाँ, ये जो महिलाओं का जो स्वभाव जो है, उस स्वभाव पे आपको ज़्यादा काम करना है माइंडफुलनेस मेडिटेशन से। ताकि उस महिला का जो दुख जो है ना, फिर वो काम वाली महिला हो या गृहस्थी की महिला हो, और जैसा कि आपने जो दुख की जो परिभाषा की वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि दोनों महिलाएं कहीं ना कहीं दुखी है। इसके पास पैसा है लेकिन घर के बारे में उनकी जो फीलिंग कम है, इसका दुख है। और एक के पास पैसा नहीं है इसलिए उसको पैसे का दुख है। लेकिन उसमें जो बैलेंस माइंडफुलनेस कैसे कर सकता है, जो आपने सीखा है, और उसमें से जो आप महिलाओं का एक सर्वे भी कर सकते हैं, जो जिस महिलाओं को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ में मिलके बनाएंगे ताकि आपको पता चलेगा कि महिला की सही समस्या क्या है, और उस समस्या को ध्यान में रख के आप उनके साथ कोर्स करोगे तो महिलाओं को बहुत लाभ होगा। ठीक है यशरी? हाँ सर। बहुत ही अच्छा सर है। हम सोचते हैं बोलिए। सर, हम सोचते हैं 7 दिन का एक कोर्स महिलाओं के लिए रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आप पे डिपेंड उस करता है कि आपको हाँ कितने दिन रखना है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी क्या है और आपका अच्छा जो ग्रुप है जिसके साथ में आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपके एरिया में आपको काम करना है। हाँ, तो उसके पहले हम एक दिन का एक्सपेरिमेंट रखेंगे हर कोर्स में। भले आपके डेज आपके हिसाब से आप तय कर सकते हाँ हैं, सर। लेकिन एक दिन का एक क्या बोलते हैं सैंपल डेमो, डेमो क्लास जो है, डेमो क्लास के साथ में हम आपके साथ में पूरी तरह से साथ में रहेंगे, ताकि हमें और बाकी लोगों को भी पता चले कि आप किस प्रकार से उस क्लास को लीड कर रहे हैं, और बाकी धीरे धीरे फिर आपको ही वो हैंडल करना है, हम पीछे से आपको मदद करेंगे। तो पहला क्लास तो सभी का 1 घंटे का ही रहेगा। मैंने भी थोड़ा सा डिजाइन बनाया है सर। हाँ, तो डिज़ाइन आप शेयर कर सकते हाँ। हैं उसका फाइनल होने के पहले तक, और जब फाइनल होगा तो बाद में फिर आपके लिंक में आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके पहले तक आपके डिज़ाइन आप ग्रुप में डाल सकते हैं, किसी को अगर कुछ कमेंट्स देना है, अगर मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है, तो आप टेम्पररी आपके कोर्स डिज़ाइन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू चंद्रकांत। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने रखा है कि माइंडफुलनेस क्या है, इसकी जानकारी देना और उसके उपयोग और जीवन में फायदे क्या है यह बताना पहले दिन। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और वुमन एम्पावरमेंट क्या है, महिलाओं के जीवन में सशक्तिकरण जरूरी क्यों है, इसके बारे में बताना दूसरा पॉइंट लिया है सर। ठीक है, और महिलाओं को जीवन में सफल होने हेतु माइंडफुलनेस का उपयोग क्या है, और यह कोर्स क्यों करना चाहिए, और मेडिटेशन में
ठीक है। जयश्री ताई। आवाज हाँ। दीप आप नेक्स्ट को कॉल करिए। जी सर एक हाँ एक सेकंड सर। हाँ चंद्रकांत जी बोलिए। जी वो इसका जो अभी मैंने सर्च किया हुआ है तो उस दिन दीप जी सर जी ने बताया था कि हम लोग जो कुछ सर्च करेंगे या किताब से करते हैं या किसी ग्रंथ से करते हैं तो उसका जो रेफरेंस टिप्स रेफरेंस मतलब हाँ। देना चाहिए। तो अभी हाँ मैंने इसको ऑनलाइन सर्च किया है। हाँ हाँ। तो ऑनलाइन सर्च पे भी उन्होंने बोला था कि वो एक लाइन आती है। ऊपर तो वो ऊपर लाइन हाँ। जी ऊपर हाँ ऊपर उसको के। अगर अपन क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है वो। हाँ हाँ बराबर ना। हाँ। तो वो क्लिक अभी जैसा ये मनोविज्ञान का सर्च करते करते उसकी इतनी बड़ी लिस्ट है। तो उन्होंने हर एक लाइन में अलग अलग जो परसेंट 6, 7, 8, 9 ऐसे दिए हैं। हाँ हाँ तो वो टोटल लिखने चाहिए या उसकी पूरी प्रिंट आउट निकाल के जोड़ो क्योंकि जो मैं लिंक में भेजूंगा तो उसके साथ जाना चाहिए ना वो कि मैंने कहाँ से सर्च किया है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं वो लिंक का पूरा परसेंटेज की जरूरत नहीं, उसका मेन वेबसाइट का नाम भी होगा तब भी चलेगा। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। नहीं वेबसाइट पे जो विकिपीडिया करके लिख के आता है उसी हाँ के तो ऊपर से मैं विकिपीडिया सर्च करता हूँ। उसी को क्लिक करके उसका कॉपी करके आप रेफरेंस में डाल दीजिए। प्रिंट आउट में आ जाएगा ना सर वो। हाँ हाँ प्रिंट आउट में आ जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जी प्रिंट आउट में आ जाएगा। ठीक है अगर अभी वो आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट करिए, कंप्यूटर पे नहीं कर रहे तो हाथ से लिख लीजिए। जैसे हम बुक का हाँ नाम। नहीं अभी मैं मोबाइल पे करता हूँ ना सर इसके लिए तो फिर मुझे वो लिखना ही पड़ेगा हाँ सर। हाँ तो हाथ से लिख लीजिए कि ऊपर का जो आता है ना उसके लिंक के ऊपर जो जी आता है जी जी उतना ही जी लिखना है, उतना ही लिख के रखना है कि ये इसमें से मैंने सर्च किया है। हाँ क्योंकि अभी क्या होता है अगर मैं एक लिंक दबाता हूँ विकिपीडिया की तो इसमें सारे ऑप्शन आते हैं। उसका संदर्भ आता है उसका उद्देश्य आता है उसका हिस्ट्री आता है। तो अगर मैं वो एक लिंक लिखूं तो पूरा आ जाता है हाँ मतलब हाँ अगर हाँ तो सामने मेरा। पहली लिंक ही लिखनी है जो ऊपर वाली, ठीक है ठीक है ठीक उसी है। को लिख के रखना है। ठीक है जी 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 सर अभी मैं ये कल कंप्लीट करता हूँ फिर ठीक है। चाहिए तो अपने ग्रुप पे डालूंगा तो देख लेना। हाँ या हाँ तो बिल्कुल। मैं ठीक है मैं देख तो लूँगा। ये सब्जेक्ट ठीक है ना सर एकदम मनोविज्ञान बराबर का है, कुछ शिक्षा भी सब्जेक्ट का मनोविज्ञान। आगे पीछे होगा उसके बारे में हम फाइनल बात करेंगे। अभी जो आपको लगता है आपके दिल को वो उसके तरफ आप ध्यान रखिए। ठीक है। जी 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 हाँ जी क्योंकि अभी ठीक मैं है सर बोलूँगा ठीक है तो फिर आपका डायरेक्शन बदल जाएगा, इसलिए मैं अभी कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। नहीं अगर नहीं मुझे कल मैं लास्ट में पूरा लगेगा करता कि हूँ। ये शब्द आगे पीछे होना चाहिए तो तभी मैं बात करूँगा। ठीक है। नहीं तो पूरा आपसे डिटेल करके ही फाइनल करूंगा उससे हाँ पहले हाँ नहीं हाँ वो करूंगा मैं। सभी वैसे ही हाँ? होगा, सभी का फाइनल वैसे ही होगा। ठीक है बहुत आप। बहुत जी जी धन्यवाद चंद्रकांत सेजवाल जी का। जी धन्यवाद सर धन्यवाद। अब मैं रुक लेता हूँ सर हाँ अब जी मैं हाँ रुक जी लेता हूँ। हाँ जी ठीक हाँ है। जी अभी देखिए समय 10 बजने वाले हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ आधा घंटा हो रहा है। तो मैं जो भी नेक्स्ट स्पीकर है जो भी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मैं उसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बहुत ही संक्षेप में जो भी अपना व्यू है जो भी स्टडी है उसे संक्षेप से संक्षेप या फिर 2 से 3 मिनट में ही रखने की प्रयास करें। और मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबके जो प्रश्न है वो ध्यान से एक लास्ट में ही उनका रिप्लाई करें क्योंकि अगर हम एक एक का ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है 1 या 2 स्टूडेंट अभी हो पाएंगे और अभी समय कम है। नहीं तो फिर ये पूरा वीक कल की क्लास में भी ये सारे स्टूडेंट्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो नेक्स्ट है कल्पना पाटिल। कल्पना पाटिल का उनका ग्रुप में ही है। उनका हो गया जयश्री ग्रुप जी में के ही साथ। है ठीक है। कल्पना। हाँ हाँ ठीक है। मेहरचंद जी उनका भी हो गया। उनका हो गया। हो गया। नम्रता भूया। हाँ हाँ नम्रता हाँ नम्रता हाँ। यस मैं ग्रुप डी मुदिता से हूँ। आज मेरा टाइटल है रिमूवल ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट थ्रू द वे ऑफ बोधि माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो इसमें पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ हूँ। उसके बाद उसका कीवर्ड्स है, फिर इंट्रोडक्शन में व्हाट इज स्ट्रेस वो मैंने लिखा है एंड द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एपिसोडिक स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस ऐसा लिखा हूँ। उसके बाद उसका कॉजेस है, उसका सिम्टम्स है, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखा है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद मैंने कैसे स्ट्रेस को मैनेजमेंट कैसे करता है
वो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन का कैसे मेडिटेशन का एप्लीकेशन होता है, वो मैंने इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। फिर मैंने मेथड्स चूज किया है। मेथड्स में मैंने कैसे मतलब माइंडफुलनेस जो जॉन कोबाद जी ने यूज किया था, तो उसका थोड़ा सा उसका प्रोसेस और मेरा खुद का थोड़ा इनोवेशन मैंने मेथड में डाला हुआ है। इसमें मैंने deep breathing, awareness of body and mind, and just sitting and sound vibration, and अगर समय मिला तो मैं स्लीपिंग मेडिटेशन और वॉकिंग मेडिटेशन भी इस कोर्स में, मैं जो कोर्स करूंगा उसमें मैं दिखाऊंगी। और और उसके बाद मैंने कैसे मैं ये मेथड कैसे अप्लाई करूंगा, इसके लिए मैंने डेटा वगैरह कैसे कलेक्शन मैंने करूंगा, वो मैंने भी लिखा है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन, और ये इफेक्ट्स मतलब जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, इसका इफेक्ट्स कैसे हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करने में कैसा इसका प्रयोग करता है ये, और इसका ब्रेन में कैसा इफेक्ट होता है थ्रू मेडिटेशन, ये मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद मैंने जो साउंड हीलिंग टेक्निक भी यूज किया है, वो कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ये भी मैंने दिया हुआ है। और मैं एक डेटा भी इसमें दिया हुआ है कि यूएसए का स्ट्रेस लेवल कैसा है और हमारा जो इंडिया का स्ट्रेस लेवल कैसा है। मैंने ये एक चार्ट में एक जो कॉलम चार्ट होता है, उससे मैंने वो दिखा मतलब मेरा पेपर में वो है। और एंड में आता है कि मेरा थोड़ा रेफरेंस भी मैंने किया हुआ है। रेफरेंस अभी टाइप करने में मेरा थोड़ा बाकी है, लेकिन अदरवाइज मेरा जो आर्टिकल है वो टाइप हो गया है। मैं 15 तक सबमिट कर दूंगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। Any difficulty you can ask. If you facing some difficulty or have any question, Namrata ji, if you have any question you can ask. सर मैंने मेरा पॉइंट बताया, क्योंकि टाइम तो अभी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं पेपर पढ़ने की मतलब प्रयास करूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने पॉइंट ही इसमें मतलब मैं कौन सा पॉइंट इसमें हाईलाइट्स किया हुआ हूँ, वही मैंने बताया है। तो इस तरह से ही मैं मेरा आर्टिकल लिखा हुआ हूँ। और मेरा लगता है कि शायद कोर्स का जो उम्र मैं इसमें रखा हुआ हूँ वो 18 इयर्स अबव है और 60 इयर्स तक है। मतलब 18 से 60 साल तक कोई भी आदमी इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल 18 से 45 तक ज़्यादा रहता है, उसका बाद थोड़ा लेस होता है। लेकिन मैंने कोर्स का मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ कि कोर्स लेवल लो से हाई से कैसे लो तक जाता है उम्र के अनुसार, वो भी मैं थोड़ा मेरा जो कोर्स होगा उसमें मैंने दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसा करके ही मैंने मेरा आर्टिकल ऐसा ही मतलब लिखा हुआ हो, जिससे इस उम्र का एज का फायदा मिले। Okay, so thank you. Good, thank you. Next, Pramod Kumar. प्रमोद कुमार जी, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। नमो बुद्धा, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धा। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। जय भीम, नमो बुद्धा। मैंने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया था माइंडफुलनेस, स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करें, मतलब स्ट्रेस को माइंडफुली कैसे मैनेज करें। तो हमें तनाव होते हैं, तो बहुत सारे तनाव मानसिक भी होते हैं। तो मानसिक तनावों को बड़े अपनी सजगता के साथ, जागरूकता के साथ उसको करेंगे तो हम उस पर काबू पा सकते हैं। तो इसमें मेरे तनाव के कारक में लिखा है, मतलब प्रस्तावना में, वातावरण की कोई घटना या कोई बात जो तनाव उत्पन्न कर सकती है उसे तनाव का कारण कहा जाता है। जैसे बहुत ज्यादा कार्यभार, भूकंप से हुई तबाही, तनाव के कारण ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो जाना,
व्यापक रूप से निम्नलिखित इसकी व्यवस्था किया जा सकता है। जीवन की मुख्य घटनाएं और बदलाव तनाव के कारण भी हो सकते हैं। जैसे इस श्रेणी में किसी व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घटना सम्मिलित है जो उसके जीवन पर चिरस्थायी प्रभाव डाल सकती है। जैसे विवाह, सेवा निवृत्ति या तलाक, जैसे किसी के विवाह संबंध समस्याएं, तो उनसे भी हम माइंडफुली निपट सकते हैं कि अपने दिमाग से चले, बड़ी सजगता से चले, तो इन चीजों में व्यवधान नहीं होगा। जैसे सेवानिवृत्त कोई बंदा हो रहा है तो उसे सेवानिवृत्त होने से पहले ही अगर माइंडफुली चलेगा वो बंदा, तो अपनी सभी व्यवस्थाओं को सुसज्जित करके चलेगा, तो रिटायरमेंट के टाइम पर उसे समस्याओं का सामना शायद करना न पड़े, या करना भी पड़ेगा तो बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब रोजमर्रा की परेशानियां भी होती हैं। ये परेशानी करने वाली निराशपूर्ण व दुखद आवश्यकताएं होती हैं जिनका कोई व्यक्ति प्रतिदिन सामना करता है। जैसे वस्तुओं को गलत जगह पर रख देना। हमने वस्तु चाबी कहीं रख दी मोटरसाइकिल की, और गलत जगह पे रख दी, और हम सजगता के साथ चाबी रखेंगे तो हम जहाँ रखेंगे वहां से उठा लेंगे। डेली इस एक स्थान निर्धारित कर देंगे कि मोटरसाइकिल की चाबी इस जगह पर रखते हैं। अगर उस जगह पर रख के इधर उधर रख देंगे तो चाबी नहीं मिलेगी। चाबी नहीं मिलने के कारण हमें तनाव हो जाएगा कि चाबी नहीं मिल रही है, और इसी चाबी को माइंडफुली कहीं ऐसी जगह पे रखेंगे जिससे हमें चाबी आसानी से मिल जाए, तो हमें तनाव नहीं होगा। तो माइंडफुली हम इस प्रकार के तनावों को अपनी सजगता के साथ, जागरूकता के साथ घटा सकते हैं। गलत जगह पर रख देना, और या उसका गुम हो जाना। निर्धारित डेट के अनुसार कार्य संपूर्ण करने की जिम्मेदारी भी होती है कई बार, कि हमें कोई कार्य स्कीम के अनुसार करना है, तो अगर नहीं होता है तो उससे भी तनाव होता है। तो इसे भी हम थोड़ा दिमाग से चले, तो टाइम से पहले ही, जैसे हमें ये कार्यभार मिला और मेरी सहभागिनी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो लेकिन मैं इस काम को ढंग से नहीं कर पाया, तो इसका भी मेरे को तनाव था कि यार ये कैसे होगा, करके कैसे करें। लेकिन मैंने कैसे भी माइंडफुली हॉस्पिटल में रह के भी कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा इसे देखा, नेट पे मोबाइल में ही पड़े रहते थे हॉस्पिटल में, तो वहां से देखते रहे, तो कुछ मतलब इसे मैनेज कर पाया मैं जो है। जैसे वाहनों का जाम में फंस जाना। अगर हम माइंडफुली रोड पे नहीं चलेंगे, एक गाड़ी मेरे पीछे आगे लगी हुई है और जाम लग रहा है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उस गाड़ी के पीछे ही अपनी गाड़ी रोक लूं। अगर मैं बराबर में उसके लाके गाड़ी रोकूंगा तो सामने से आने वाली गाड़ियां नहीं निकलेंगी, तो उसके कारण फिर वहां मतलब जाम लगेगा। और हम माइंडफुली रहेंगे तो हम एक गाड़ी रुकी है तो उसी को हम फॉलो करेंगे, हम उसके पीछे रोकेंगे, तो ना जाम लगेगा, ना हमारे अंदर तनाव पैदा होगा। और कुछ सर दीर्घकालिक तनाव, जैसे सर पंक्ति में खड़े होने का भी तनाव हो जाता है। जैसे हम रेलवे पे टिकट ले रहे हैं और हम अपनी लाइन में खड़े हो गए, अगर पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हैं तो मैं समझता हूँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, तो इसके चक्कर में हम तनाव में आ जाते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। और सभी सुसज्जित तरीके से लाइन लगी हुई है, माइंडफुली सब लोगों ने लाइन लगा के रखा, तो किसी को वहां मतलब तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कुछ होते हैं दीर्घकालिक भूमिका से तनाव होते हैं, जैसे कि वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना, विकलांग बच्चों को संभालना, या गरीबी में रहना। ये अगर इन चीजों को हम ढंग से सुसज्जित कर पाए, तो वैवाहिक अगर माइंडफुली हम चलेंगे तो वैवाहिक जीवन भी हमारा सुगमता के साथ चलेगा और हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही विकलांग बच्चों की संभालने की विशेष तनाव होता है कि कैसे उठाएं, कैसे रखें, कैसे करें, तो उनके लिए भी हमें समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। कुछ करेंगे तो हमें तनाव इससे कम होगा। बस सर इतना ही लिख पाया हूँ मैं, मतलब ये आउटलाइन ही है मेरा, ज्यादा नहीं कर पाया सर। ठीक है, अच्छा। अगर आपको प्रश्न है तो आप उसे बता सकते हैं, तो फिर लास्ट में सर उसका जवाब देंगे। कोई प्रश्न? प्रमोद जी, अभी तो मैं देख ही रहा हूँ, वैसे जो है थोड़ा पिछड़ गया। प्रमोद जी, मेरा आपके लिए एक सजेशन है। आपने अच्छा प्रस्तावना बहुत अच्छी लिखी है कि अलग अलग इसमें कैसे तनाव को हम फेस करते हैं और उस पर समाधान हमें माइंडफुलनेस से मिल सकता है। प्रस्तावना में अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने स्ट्रेस को किसी एक विषय को चूज करके उसी स्ट्रेस के बारे में बात करनी चाहिए।
ओके सर। ठीक है, ये तो सामान्य तौर पे सभी प्रकार के तनाव जो आपने लिखे हैं सभी के जीवन में होते हैं। लेकिन जी। आपका जो जिस स्ट्रेस को आप ज़्यादा फील करते हैं कि आपको लगता है कि समाज में या जीवन में यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस है, जैसे कि आपने कहा कि विवाहित जीवन, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि विवाहित जीवन में स्ट्रेस है, तो आप उसी को एक पॉइंट बना के उसी के साथ में ज़्यादा आप माइंड स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है, कि जी, पति जी, पत्नी का जी। जीवन स्ट्रेस फ्री कैसे रहे, तनाव मुक्त कैसे हाँ। रहे, है ना। जी। तो वो आपका टॉपिक काफ़ी अच्छा बनेगा कपल को लेके या हस्बैंड वाइफ को थैंक लेके, यू सर। ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है सर, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना, और तो इसमें आप वास्तव में हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हाँ, तो शुभकामनाएं इस सर। विषय को आप लेके आप आगे बढ़िएगा, मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है। ये मेरा बहुत थैंक यू सर, इंटरेस्टिंग थैंक सब्जेक्ट है, मेरा यू, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थैंक है। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू जय नमो बुद्धाय। चलिए थैंक नेक्स्ट। यू। प्रति गायकवाड़। हाँ, गायकवाड़। प्रति गायकवाड़ अगर आवाज सुन रहे तो अपना माइक टर्न ऑन करके जो भी अपना विषय उसके बारे में बात करें। हाँ, अगर नहीं है तो रानू साक्या। रानू साक्या जी अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो अपना माइक टर्न ऑन कर सकते हैं। लगता है ये भी नहीं। नेक्स्ट रोहित सिंह। सर जय हिंद नमो बुद्धाय। लेकिन सर मैंने अभी शुरू नहीं किया है, मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करके आपको टॉपिक बता दीजिए किसमें सुना आपको इंटरेस्ट आ रहा है, बता उसको दूंगा उसी को एक्सप्लोर करिए। सर। माइंडफुलनेस थेरेपी। ओके, गुड। ठीक है, जो भी अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। या फिर आपका इंटरेस्ट क्यों इसमें आ रहा है वो भी बता सकते हैं। नहीं, एक्चुअल में सर मैंने अभी कुछ पढ़ना ही शुरू नहीं किया है, तो इसलिए मैं ठीक है। आपको क्वेश्चन करूं तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट शशि मौर्य। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। शशि मौर्य शायद नहीं सुन रहे हैं शशि मौर्य की आवाज। नेक्स्ट सुखेशनी वांसिक। वासनिक। सुखेशनी वासनिक शायद नहीं। उदयवीर सिंह। लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। नहीं आ रही ओके, थैंक यू सर। तो मेरा अभी थोड़ा सा ही काम बाकी है, बाकी लगभग हो गया है। तो मेरा सब्जेक्ट है बोधि माइंडफुलनेस एंगर मैनेजमेंट। इसमें थोड़ा हमने परिचय में लिखा है कि जनरली इंद्रिय जनित तृष्णाओं की पूर्ति न होने से द्वेष उपजता है, जो क्रोध के रूप में परिणित होता है। क्रोध में आदमी सामने वाले व्यक्ति का अस्तित्व ही नकारता है। क्रोध में आदमी पागल जैसा हो जाता है। ये कुछ मतलब उसकी वो बताई हैं। और कर्म विपाक से एकदम अनभिज्ञ रहता है। उसकी अज्ञानता सिर चढ़कर बोलती है। लेकिन यहाँ बुद्ध बताते हैं कि ऐसी प्रवृत्तियां मन में ही उपजती हैं, मन ही उन्हें मटियामेट भी कर सकता है। आदमी यदि माइंडफुलनेस जिंदगी जीता है तो आदमी क्रोध को तुरंत नियंत्रण कर सकता है और अपनी बर्बादी से बच सकता है तथा सुखद जीवन यापन कर सकता है। माइंडफुलनेस क्रोध प्रबंधन या क्रोध पर नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को गुस्सा या क्रोध आने के संकेतों को समझना और गुस्से को माइंडफुलनेस या सजगता से शांत करना तथा ऐसी स्थिति से सजगता व जागृति से निमटना सिखाया जाता है। ऐसे इसे माइंडफुलनेस एंगर मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद फिर थोड़ा उसका सारांश दिया है और इसमें कुछ देने में फिर इसके निराकरण में बताए मैं मेन पॉइंट बताऊंगा। इसमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक्सपर्ट के अनुसार गुस्से से डील करने के 3 तरीके बताए, जैसे एक्सप्रेस करना, सप्रेस करना, तीसरा है शांत रहना। इन तीनों में गुस्से को प्रबंध करने का सबसे अच्छा तरीका शांत रहना बताया है। और इसको फिर एंगर मैनेजमेंट के कुछ टिप्स बताए, जैसे बर्नआउट करना, फिजिकल एक्टिविटी करके उसको
स्ट्रेस फ्री किया जा सकता है। और एक्सप्रेस करें, जोर जोर से गहरी सांस लें। और यहाँ 3-4 तरह के मेडिटेशन भी बताए। पहला माइंडफुलनेस और मेडिटेट, ये मेत्ता भावना और आनापानसति। और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुसार माइंडफुलनेस एंगर मैनेजमेंट का एक व्यू दिया है। तो ये कुछ बुद्धा इंडिस धम्मा से लिए हैं इसके रेफरेंसेस, कुछ धम्मपद से लिए गए हैं। तो इसमें थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। जैसे क्रोध न करो, शत्रुता को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री भावना से जीत लो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्रोधाग्नि शांत होनी ही चाहिए। जो यही सोचता रहता है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, इस तरह के ये कुछ वो बताए। और जय से बैर पैदा होता है, पराजित आदमी दुखी रहता है, शांत आदमी जय पराजय की चिंता छोड़कर सुख पूर्वक सोता है। तो इस तरह से ये बुद्ध ने धम्मा का पोर्शन दिया है। फिर कुछ धम्मपद चूज किए गए हैं। इसमें जैसे है क्रोधं जहे विप जहेम मानंग संयोजनं सब्बम अतिकमेय तनाम रूप इसमें असज्ज मानंग अकिचन नामो पतंती दुख है। तो क्रोध को छोड़े, अभिमान का त्याग करें, सारे संयोजनों बंधनों से पार हो जाए, ऐसे नाम रूप में आसक्त न होने वाले तथा परिग्रह रहित को दुख संताप नहीं देते। इसमें शब्दार्थ और उसको अर्थ मतलब 3-4 जो धम्मपद हैं उनका अर्थ भी दिया है, कुछ शब्दार्थ भी दिए गए। और फिर विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं दार्शनिकों के कुछ कथन भी कलेक्ट किए हैं इसमें। उसमें 2-4 ही मैं बताऊंगा। जैसे पहला है भगवान बुद्ध का कहा हुआ है, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। ये सम्यक संबुद्ध ने कहा है। और एक केटो है, उनका कहना है कि एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है और आंख बंद कर लेता है। नेक्स्ट है होरेस, इनका कहना है क्रोध एक तरह का पागलपन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है क्रोध मूर्खों के हृदय में ही बसता है। और मार्क ट्वेन, इन्होंने कहा है क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज जिस पर वह डाला जाए से ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है जिसमें वह रखा है। तो इस तरह से ये कुछ उनके वो है। अभी इसका कंक्लूजन लिखना है और बीच में कुछ मिडिल पार्ट में भी और पोर्शन है। तो ये प्रयास किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है, 20%, तब फाइनल होगा ये। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कुछ इसमें जो इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है वो उसमें मार्गदर्शन करें, ताकि मैं इसको अभी दे सकूं कि फाइनल नहीं किया। थैंक यू सर। अच्छा है, गुड, बहुत ही अच्छा है। तो देवेश जी, आपका सब्जेक्ट अच्छा है और इसमें आपने माइंडफुलनेस के साथ में मैत्री भावना को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। माइंडफुलनेस तो मतलब माइंडफुलनेस तो करना ही है, लेकिन मैत्री भावना से एंगर मैनेजमेंट को आपको ज़्यादा एम्फसाइज करना है, ज़्यादा फोकस करना है जी। वसंत भविष्कर। हाँ वसंत जी बोलिए, आपकी बारी। मैंने तो कल ही बोला था, कल विषय लिया है, 2 दिन मेरी मीटिंग चल रही। हाँ, कौन सा विषय पसंद किया आपने? मानसिक और शारीरिक संतुलन। मानसिक शारीरिक संतुलन। हाँ। ठीक है। तो कुछ अनुभव आपका इसके बारे में जो आप करना चाहते हैं? और मन और शरीर के जो इंद्रिय है वो कैसे अपना अभी तक अलग अलग शौक से भरा है, और वो जो इंद्रिय है उसको अगर आपने माइंडफुलनेस से यूज किया, अपना ध्यान और इसका,
समझ लिया तो अपना वही आदमी जैसे भरा हुआ विषारी ग्लास रहता है, वो अगर उसमें कचरा निकला चुन वो सब निकला तो वही पानी शुद्ध हो सकता है। वैसे ही अपना इंद्रिय जो भी अपन खराब है लेकिन अभी उसको अपन अच्छा कर सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या करने का, जैसे मैंने लड़के का उदाहरण दिया, अनक पिंड का लड़का काल नाम का था, वो कुछ पढ़ना सुनता नहीं था, लेकिन उसने पिताजी ने उसको थोड़ा सा मोह बता के मोहरा दे के वो भूत के प्रवचन के लिए भेजता था और बाद में वो श्रोता पढ़ना बन जाता था। ये उदाहरण लिया। अब दूसरा एक वो अपना अतिसार का उदाहरण है बूढ़े लोगों के लिए अपने कि ऐसा कुछ लेकिन मन को कैसा बदलने का, और जो पांच इंद्रिय का 5 विकार भी है ना अपना, उस पर कैसा काम करता है। तो अभी हिंदू धर्म से हम आए तो ये सब मेरे में है, लेकिन धम्म में आके ये अपना माइंडफुल अकादमी से बाबा साहब बंटी जो शिक्षा दिया है उससे कैसा मैं और लोगों को भी बदल सकते हैं और आगे एक आदमी अच्छा इंडिविजुअल व्यक्ति कैसा बन सकता है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हाँ, अच्छा, गुड है, चलो अच्छा है। आप इसमें इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो इंद्रिय संवर जो है, हाँ, या जो 4 प्रकार के जो प्रयत्न है, आपका जो विषय जो है ना शारीरिक और मानसिक संतुलन जो है, हाँ, शारीरिक और मानसिक संतुलन जो है, और 4 प्रकार के जो प्रयत्न जो है ना, सम्यक प्रयत्न के हाँ, तो उसको संवर करना, उच्छेद करना, विकास करना और सुरक्षित रखना। हाँ, तो ये मुझे लगता है आपका शारीरिक मानसिक संतुलन दोनों इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहला जो है संवर करना वो शारीरिक संतुलन है, इंद्रिय संवर बताया गया उसके अंदर 6 इंद्रियों से आने वाले जो विषय है उसके साथ में हमें जागरूक रहना है। और बाकी जो है वो फिर वो अंदर के है, मन में जो आ चुका है बुरा उसको बाहर निकालना, ठीक है, या मन में कुछ अच्छा है उसका विकास करना, या जो विकास किया है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। तो आपका ये संतुलन, हाँ, संतुलन इसमें काफ़ी अच्छी तरह से आप उसको लिख सकोगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बुद्धयानी धम्मा में मिल जाएगा, बनते की किताब आर्यष्टांगिक मार्ग में मिल जाएगा, ठीक है। और कोई किताब उसमें जिसमें आर्यष्टांगिक मार्ग को लेके जिसने बातें की है, तिग्नाथान का ये भी तिग्नाथान का भी, हाँ, वो भी का पेड़ नीचे गिरता है, पत्ते नीचे गिरते, वही पत्ता अपना अन्न समझ को पेड़ के लिए उपयोगी पड़ता है। बिल्कुल वैसा अपना दिमाग वैसा है था, बाद में यही अपना दिमाग हम खुद के लिए और औरों के लिए उपयोगी का बन सकते हैं। भी ले रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है। चलिए 2-3 दिन मीटिंग है, हाँ, नहीं, आराम से करिएगा, आपके लिए अलग से समय दे देंगे, चिंता मत करिए, लेकिन लिखिए जरूर। आपको हमारी एकेडमी छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। चलिए नेक्स्ट विनोद मित्तल जी बोलिए, अगर आवाज सुन रहे हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। जो मेरा विषय था माइंडफुलनेस इन स्कूल चिल्ड्रन। अरे वाह, गुड। माइंडफुलनेस इन स्कूल चिल्ड्रन कैसे किया जाए, तो उसके बाद मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी माइंडफुलनेस के बारे में, और उसके बाद मेडिटेशन बेनिफिट फॉर किड्स, यानी कि बच्चों के लिए मतलब कैसे सिखाया जाए, उसके बच्चों को मेडिटेशन कैसे कराना चाहिए और क्यों करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा लिखा हूँ मैं। मेडिटेशन हर उम्र के लोगों को करना चाहिए, इससे सभी आयु वर्ग के लोगों को लाभ होता है। खासकर मेरा टॉपिक है स्कूल के बच्चों के बारे में, जिसमें मैंने 10th तक लिया है, 6th to 10th लिया है। गुड। बच्चों में मेडिटेशन का पॉइंट तो अच्छा ज़्यादा रहता है, खासकर सर्दियों में बच्चों की सेहत के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। तो मैं इसका पॉइंट बनाया नहीं है, तो इसमें इसकी जो बनाएंगे वो जो तरीके सिखाने के पहले स्वयं शुरू करेंगे, सिखाएंगे पहले स्टेज में
फिर अपने आप को करेंगे, फिर बहुत सिंपल से सिखाएंगे बच्चों को। वो फिर माइंडफुलनेस से ब्रेक है, वो फिर मतलब अर्थ से क्या संबंध है पृथ्वी के साथ। सॉफ्ट टॉय मेडिटेशन होता है, खिलौनों के माध्यम से सिखाना। फिर दिमागी खुराक में क्या है कि खाना पीना अपना देख, यहाँ तक हो गया आजकल के जमाने में, यह लगभग सोशल तरीके होता है। तो इस तरह के पॉइंट बनाया था मैंने नहीं है। और इसके बाद ये सोने के समय कैसे प्राप्त की जाए माइंडफुलनेस के साथ बच्चों में जो सजगता एकत्रता है, वॉकिंग, डोल्डिंग। तो इस तरह के सब मैंने ये तैयार किया भी, मतलब पूरा कर नहीं पाया लेकिन कोशिश कर रहा हूँ बेहतर करने नहीं, के बहुत ही लिए। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हम जो क्या बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, क्या फायदे हैं आपके बच्चों के लिए, ये मतलब पूरा ये दिमाग में लगातार विचार आने चाहिए, है ना। उन्हें बोलने आजकल के बच्चे क्या जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो इसको हम मेडिटेशन के तरीके से इनको मतलब याद कराया जा सकता है। इस तरह बना के आप प्रेजेंट करना चाहिए और कुछ में सुधार की संभावना हो तो बताइए। हाँ, गुड। ये बहुत ही हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी हम जो स्कूल ओपन किए हुए हैं, कल से ओपन होने वाली है हमारी स्कूल। तो उसमें हमारा जो बच्चों का जो एज है या यही है कि 5th से लेके 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को हम पढ़ाई कराने वाले हैं। बेसिक पढ़ाई के साथ में उनको मेडिटेशन सिखाने वाले हैं। तो आपका टॉपिक हमारे काम में आएगा और बहुत सारे बच्चों के काम में आएगा। और इसमें एक दो बातें खास ध्यान में रखिए कि बच्चों को आपको जो मेडिटेशन सिखाना है, तो सबसे पहले उसको आंखों से दिखाना है कि मेडिटेशन क्या है। आंखों से, तो आंखों से क्या दिखता है, बॉडी दिखती है और ब्रेन दिखता है, ठीक है। तो उनको बॉडी के बारे में और ब्रेन के बारे में बताना है, ताकि वो देखेगा और उसको लगेगा कि यहाँ पे इसकी असर होती है, ठीक है। कि यहाँ पे एकाग्रता होती है, यहाँ पे ऐसा होता है, ब्रेन सब कुछ करता है ना। और ब्रेन पे कैसी असर होती है, या ब्रेन का चित्र दिखा के, या ब्रेन का जो अलग अलग जो फंक्शन है उसके बारे में छोटी सी जानकारी देके कि भाई देखो भाई, करने से ऐसा ब्रेन बनेगा, ऐसा ब्रेन बनेगा, ऐसा ब्रेन बनेगा, ठीक है। तुम्हारे बॉडी में ये बढ़ेगा, ये अच्छा होगा, ठीक है। तो आंखों से बच्चा जब देखेगा ना, तो मेडिटेशन की तरफ आकर्षित हो जाएगा। और दूसरा चीज़, उसको मेडिटेशन का इम्पोर्टेंट है हमारा जो रिस्पायरेशन सिस्टम है, सांस का आना और जाना, जो हम आनापान सती सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो पहले उसको दिखाना है, समझाना है। जब हम उसको मैत्री भावना कराते हैं, तो हृदय जो है, हार्ट इम्पोर्टेंट क्यों है ना, भावनाओं के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, तो वो दिखाइए, वो समझाइए, वो समझ जाएगा, देखेगा ना। तो जैसे आप बाद में, तो आप आनापानसती आपके रिस्पायरेशन सिस्टम और ब्रेन के साथ में उसको कनेक्ट करके बताइए। और आपकी जो मैत्री भावना जो है ना, जो इमोशन जो लेवल जो है बच्चों का, उसको पॉजिटिव करने के लिए उनका हार्ट और मैत्री भावना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों मेडिटेशन पे ही काम करिए। और मैत्री भावना, बाकी मेडिटेशन तो आपको आराम से धीरे धीरे उसमें बाद में अलग अलग इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वॉकिंग है, स्टैंडिंग है, फिर म्यूजिक वाला भी ले सकते हैं, है ना, साउंड मेडिटेशन भी ले सकते हैं। लेकिन ये दो मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो उसको लंबे समय तक उसको असर करेगी, और आपका पेपर हो या आपका जो कोर्स हो, वो काफ़ी अच्छी तरह से बेस बन पाएगा, ठीक है। गुड। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे लगता है सभी ने जो अपनी बात वो प्रेजेंट है वो रखी है। अभी वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे, लेकिन वो शायद अभी नेटवर्क या कुछ इशू होगा तो भी शायद लेफ्ट हुए हैं वो। इसके अलावा कोई है तो एक कॉल कर दो। रविता दिखाई दे रही है मुझे। सर हाँ भाई, इन्होंने पार्ट ज्वाइन किया है, इसलिए रही। तो रविता जी से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी इनका विषय है उसके बारे में बताए, अपना माइक टर्न ऑन करें। हाँ, 2 मिनट है उनके लिए। सर मैंने अपना टॉपिक तो बता दिया है, माइंडफुलनेस कम्युनिकेशन। किसको बताया? इसके बारे में मैं क्या, किसको बताया? सर बताई तो दी मुझे लास्ट क्लास में जो विषय की थी सर मैंने आपके साथ। कौन सा विषय है आपका? माइंडफुलनेस कम्युनिकेशन। हाँ बोलो सब, उसके बारे में बताओ थोड़ा। तो कम्युनिकेशन की अवधारणा क्या है वो मैंने थोड़ा
बताऊंगी उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा वगैरह। तो मैंने अभी वो पूरा अच्छे से नहीं लिखा है। तो हमारे लाइफ में माइंडफुलनेस कम्युनिकेशन का कितना महत्व होता है वो मैं लिखने वाली हूँ, वैसे मैंने ढूंढ लिया है। तो अभी मैं लिखी नहीं हूँ उसको सर, मैं पूरा उसमें से क्या बताऊंगी। तो पॉइंट तो बताओ बहन जी, क्या बताओ कर रही हो? जो जमा किया वो तो पॉइंट तो बता सकती है कि ये पॉइंट जमा किए हैं। यस 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 यस। हाँ तो क्या सर यस मैंने यस? बता रही हूँ सर। बताओ। सेपरेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं सेपरेशन, तो मैंने सेपरेशन की अवधारणा और सेपरेशन का जो अर्थ है वो, सेपरेशन की परिभाषा, सेपरेशन की जो प्राकृतिक वो है तत्व वो है, और सेपरेशन के उद्देश्य है, सेपरेशन के कार्य है, माइंडफुलनेस सेपरेशन के कार्य है। माइंडफुलनेस सेपरेशन का महत्व और उसके प्रकार, और माइंडफुलनेस कम्युनिकेशन। सर इतना ही है। तो कुछ भी लिखा नहीं उसमें माइंडफुलनेस कम्युनिकेशन में? क्या क्या बातें आएगी उसमें? लिखा है सर। तो बोलो, 2 लाइन बोलो, पता तो चले माइंडफुलनेस कम्युनिकेशन क्या है। सर सबसे पहले मैंने लिखा है सेपरेशन की अवधारणा। सेपरेशन का आशय होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो मौखिक, लिखित या संकेत जो बातें होती है ना, जिसको हम सेपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपरेशन सर। सेपरेशन का संप्रेषण? सेपरेशन सर वही। तो सप्रेस कर देगी सबको और डिप्रेस कर देगी। नहीं सर। संप्रेषण की अच्छा कि संवाद बोलो ना, संवाद। संप्रेषण नहीं बोलना आता है, संवाद बोलो। हाँ, संवाद सभी को समझ में आएगा। सेपरेशन कर रही तो मुझे लगा कौन से स्ट्रेस में लेके जा रही तू। सप्रेस डिप्रेस में सेपरेशन होता है। कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अभी समझ में आया ना? हाँ ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जो दो व्यक्ति के बीच में होता है वो लिखित या मौखिक या संकेतित, यानी कि जो सिंबल होते हैं उनके द्वारा भी मतलब हो सकता है। जो हमारी जो विचार है, हमारी जो बातें हैं, उसे हम दूसरों तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, और उसका जो पूरा मीनिंग है, जो भी हम मतलब बातें कर रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं, वो दूसरों को समझ में आनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं बोली और समझ में नहीं आया, हाँ, तो क्या कौन सा संपर्क है वो गलत हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। हाँ, सरल होना चाहिए, है ना? यस सर। ठीक है। और स्पष्ट होना चाहिए, और वो लोगों को समझ में आना चाहिए। और माइंडफुलनेस जो कम्युनिकेशन है वो हमें बहुत ही इस पर मतलब किसी भी विषय को स्पष्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब वो हमें स्पष्टता प्रदान करती है। माइंडफुलनेस कम्युनिकेशन, जैसे कि हम आनापानसति का ध्यान करते हैं तो वो हमारे मन को एकाग्र करता है, जो हमें किसी भी विषय के बारे में स्पष्टता करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और जो भी हमारा एक दूसरे है कि समझना, अगर हमारा कोई भी विषय, कोई भी शोध हम लिख रहे हैं तो माइंडफुलनेस जो कम्युनिकेशन होता है वो हमें उसे स्पष्ट करने के बाद मतलब बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आता है, जिसको बहुत अच्छे से हम दूसरों को भी बता सकते हैं। गुड, थैंक यू तो अच्छी तरह से लिखो उसको, ठीक है? अच्छा सब्जेक्ट है तुम्हारा। यस सर। हाँ, चलिए। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए रोहित। सर एक्चुअल में जो लोग मेडिटेशन करते हैं वही माइंडफुलनेस को गेन कर पाते हैं, ऐसा अपने को समझ में आया जितना। लेकिन हम लोग उतने माइंडफुली काम करते ही नहीं है, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग आप से सुनते हैं कि ब्रह्मचारी जो भी कोई बौद्ध भिक्षु है हमारे, हम उनके टच में है, तो उनसे
क्या एक्सपीरियंस है वो बता सकते हैं। बाकी आपने जो चीजें हमको बताई हैं, प्लस हम जो इंटरनेट पे कोई मटेरियल है, मतलब कि हम लिख भी अभी कल सुबह देखेंगे, तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस भी उसमें कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्या कैसे क्या क्या करेगा। इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि नहीं, ऐसा? जी हाँ, क्योंकि हम लोग माइंडफुल तो काफी टाइम तक रहे हैं, हमने मेडिटेशन ही भी 1 साल पहले शुरू किया है, तो सर उतनी प्रज्ञा रहती नहीं है, तो थोड़ी देर में ही टूट जाती है। तो ये चीजें हम लोग क्योंकि एक्सपीरियंस करके अगर नहीं लिख पाएंगे तो फिर वो तो मेरे को लगता है कि काफी जो बोलते हैं ना सर कि हमें बताया गया है और फिर वो हम लोग उसी को फॉरवर्ड कर दिया है हमने। तो अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आप हमारे इसमें क्लासेस में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आप हैं, तो आपका मैं चाहता हूँ कि आप माइंडफुलनेस पे एक अपना पर्सनल एक लेक्चर लीजिए, और जिससे कि हमको भी एक राह मतलब दिखे। ऐसे हम बाकी लोगों से ही मतलब जितना सुन सकते हैं उतना ही समझते हैं सर, ऐसा है सर, या फिर बुक से ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत गहरा है सर। ये बहुत ही डिफिकल्ट, अगर हम सोचा जाए तो बहुत डिफिकल्ट चीज है ये, क्योंकि माइंड मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो तभी माइंडफुलनेस की तरफ आप जा पाओगे। विदाउट, क्योंकि कोई मेरे को ऐसा लगता है कि माइंडफुली कोई शायद अगर वो मेडिटेशन नहीं करता तो माइंडफुली कैसे रह सकता है। अब बाबा साहब का भी एग्जाम्पल लें तो शायद मेरे को लगता है कि वो करते होंगे, भले ही किसी को पता नहीं है, लेकिन वो करते तो होंगे। तो ये चीज ऐसा थोड़ा सा ये आप अगर एक्सपीरियंस आप बताएं हमें कल के लेक्चर में, तो थोड़ा सा आपसे हम कुछ समझें और फिर उस चीज को भी इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वो चीजें भी मतलब अच्छा रहेगा हमारे लिए। जरूर जरूर, कल बात कर सकते हैं सर। थैंक यू रोहित। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, हेल्थ और हैप्पीनेस, इसके लिए कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए? हेल्थ और कौन सा लेना? हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए? हाँ हाँ, हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए 4 ब्रह्म विहार। 4 ब्रह्म विहार, ठीक है सर। चारों को आप उसका एक अच्छा सिस्टम बनाइए कि चारों किस प्रकार से हैप्पीनेस और हेल्थ को मैनेज करते हैं, क्योंकि वही इंसान हैप्पी और हेल्थी रह सकता है कि जो 4 ब्रह्म विहार का आचरण करता है। एक ब्रह्म विहार से नहीं चलेगा, सिर्फ मैत्री से नहीं चलेगा, चारों का भी उसमें तालमेल होना चाहिए। मुदिता भी होनी चाहिए, करुणा भी होनी चाहिए और उपेक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेडिटेशन कैसे करते हैं सर? ये महिलाओं के लिए जो 7 दिन का कोर्स कर रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर 4 सकते, ब्रह्म, हाँ कर सकते। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, हाँ बोलो। सर्वसाधारण महिला हो तो 4 ब्रह्मविहार समझेगी? हाँ हाँ बिल्कुल आप समझ जाओगे तो वो भी समझ जाएगी। नहीं, अभी कोई काम वाली भाई रहती है, कोई बहुत अनपढ़ रहती है। कितना भी अनपढ़ हो, जो अनुभव जो है ना वो अनपढ़ नहीं होता है, सभी को दुख का अनुभव है। ठीक है सर मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो दीप। हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि जो सर ये लास्ट क्लास में सर मैंने आपको शायद कहा होगा कि सर जो ये कंफ्यूजन रहता हमारे मन में, मतलब लोगों को लगता है कि शायद जो मेडिटेशन है वो सिर्फ एक जगह बैठकर ही आंखें बंद करके या फिर आनापानसति या फिर जो भी लविंग काइंडनेस है या मेता भावना है, सिर्फ यही कुछ मेडिटेशन की टेक्निक है और बाकी हम अपने डेली टू डे लाइफ में बिना 10-15-20 मिनट बैठे मेडिटेशन नहीं कर सकते, शायद ऐसा लोगों को लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करें सर। क्या सर 10 मिनट बैठना जरूरी है या फिर हम जो माइंडफुलनेस या हम काम करते समय भी उसमें माइंडफुल के साथ हम रह सकते हैं? बिल्कुल। तो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई बातें हैं।
वो इसलिए जुड़ी हुई बातें हैं क्योंकि ध्यान आने से ही माइंडफुलनेस होता है, पहली बात। अभी ध्यान आप आंखें बंद करके सिटिंग में बैठो या चलते हुए काम करो या दौड़ते हुए काम करो या कुछ भी मत करो, ठीक है, कुछ भी मत करो, फिर भी आपके पास में कुछ न कुछ विषय रहता है। तो ध्यान और माइंडफुलनेस गोज टुगेदर, दोनों साथ की बात है। अभी शब्द हम उसको इसलिए अलग अलग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि माइंडफुलनेस एक मॉडर्न वर्ड इस्तेमाल हो गया है ना। और ये ध्यान शब्द जो है बुद्ध के समय ज़्यादा पॉपुलर था और हमारी भाषा में भी ध्यान को ही हम ज़्यादा शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर हम घर में देखते हैं कि बोलो ये ध्यान से चल, ध्यान से खाना खा, ध्यान से पढ़, गिरने के बाद बोलता है कि तुझे पता नहीं ध्यान नहीं है तुम्हारा, ध्यान से कपड़े पहन, ध्यान से बोल। तो ये शब्द ध्यान 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 शब्द हम हमेशा, भले हम ध्यान नहीं करते लेकिन बोलने में तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं, ठीक है। तो सर मैं यही कह क्वेश्चन है कि सर मतलब ध्यान करने का मतलब क्या कि हम ध्यान नहीं करते हैं, क्या नहीं करते सर हम? हाँ, तो अभी आगे आते हैं कि ध्यान हम कर रहे हैं, जैसे कि हम सामान्य व्यक्ति या सामान्य जीवन में हम ध्यान से ही काम करते हैं, लेकिन हम जिस अभी ध्यान के तरफ आगे बढ़ने की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी के लिए है कि सामान्य तौर पे ध्यान का कोई करना या नहीं होना या रेगुलर करना नहीं करना महत्व का नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ध्यान करने से आप बुद्ध बन सकते हैं, समझ में आए ना, दीप और बाकी सभी को लो, हाँ, तब आपको उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी हो जाता है जी, ठीक है। मेंटेन करने का मतलब ये है कि आपको रेगुलर कम से कम 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स का आपका सिटिंग होना चाहिए। तो ये आप बोलेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है? अभी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने गोल वैसा बनाया है कि आपको उस जगह पे जाना है। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आपका बाकी हर कामों में माइंडफुलनेस रह के आप जी सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ उसका भी लाभ मिलेगा। जो सामान्य तौर पे मार्केटिंग में जो माइंडफुलनेस सिखाया जाता है, ध्यान सिखाया जाता है, तो उनका एक ही पर्पज़ है, पैसा कमाओ और लोगों को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करा दो, ठीक है, थोड़ा खुश कर दो, सुख दे दो या स्ट्रेस से मुक्त कर दो। ये आजकल ध्यान का मतलब बन गया है, ठीक है, या पूरे मार्केटिंग में यही ध्यान चल रहा है। लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं है। अगर हमारा वो उद्देश्य है तो फिर हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर हमें 10-15 मिनट ध्यान करना ही है या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा गोल हम बना रहे हैं कि मुझे उस ऊंचाई की तरफ जाना है, तो हमारे प्रैक्टिस में कम से कम रेगुलर मेडिटेशन का सिटिंग इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि सिटिंग होने से आप और गहरे जाते हो। आप काम करते हुए आप काम के साथ में गहरे रहते हो। उसमें दो बातें होती है, आपका काम और माइंड रहता है, लेकिन ध्यान के अंदर सिर्फ माइंड ही रहता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मन से भी जागरूक हूँ और बोलने में भी जागरूक हूँ, तो मेरी शक्ति डिवाइड हो रही है। मुझे मन से भी मैं जागरूक हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ उससे भी जागरूक हूँ, लेकिन फिर भी शक्ति कहाँ पे जा रही है? मेरे बोलने में जा रही है, आपके साथ में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ तो वो पूरी शक्ति मुझे यूज़ करने को मिलती है और इसलिए वहाँ पे मेडिटेशन की जो प्रॉपर सिटिंग है इसलिए ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, कभी कभी हम इसका मतलब ये भी लगाते हैं कि बस इतना करना मतलब ही ध्यान है और बाद में जैसे ध्यान में उठ जाते हैं तो हम भूल जाते कि हमने ध्यान किया। हाँ, तो फिर हम पूरे एक्सट्रीम में आ जाते हैं कि फिर हम बस वैसे के जैसे के वैसे, है ना, जैसे कि कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है तो बस हम वैसे ही रहते हैं। लोग भी देखते हैं कि यार इंसान ध्यान करता है, बदलता क्यों नहीं है। दोस्त भी बोलते हैं, माँ भी बोलती है, बेटा भी बोलता है, पति पत्नी भी बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं, है ना, चलो बड़ा ध्यान करता है और तुम ऐसी बात करते हो। हाँ, तो वो चीज़ जो है ना वो मतलब आपके आचरण में दिखाई नहीं दे रही है। तो संतुलन ये अपने आप में जागृति है। भले आप रेगुलर का मतलब ये नहीं कि रोज़ करें, रेगुलर का मतलब है आपके पास सप्ताह में कितना टाइम है, ठीक है। अगर आपके पास समय रोज़ नहीं है तो 3 ही दिन करिए, नो प्रॉब्लम।
3 दिन में ही आपके लिए रेगुलर हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ करें, लेकिन 3 दिन भी आपका रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं 3 दिन ही दे सकता हूँ या मैं आधा घंटा यानी 10 ही मिनट दे सकता हूँ, 10 ही मिनट करें, क्योंकि वो 10 मिनट आपके जागृति को गहरी और ऊंचाई की तरफ लेके जा सकते हैं। और इसलिए ध्यान और जो माइंडफुलनेस जो है, दोनों को भी हमें शब्दों में नहीं पकड़ना है, लेकिन उसकी जो जहाँ पे हमें ज़्यादा गहराई मिल रही है और हमारे कृति में भी अगर माइंडफुलनेस आ जाता है, तो हम जब ध्यान में जाएंगे तो हमें ध्यान और अच्छी तरह से लग सकता है। इसलिए हमें जागरूक रहना भी ज़रूरी है हमारे अदर एक्टिविटी में, फिर वो चलने की हो, बोलने की हो, खाने की हो, पढ़ने की हो या बात करने की हो, हर जगह पे हमने स्मृति से हमने आचरण को करना चाहिए, जागृति से, ताकि वो करते हुए कर्म के जो संस्कार जो है वो स्टोर ना हो, उसको हम पकड़ के ना रखें। किसी ने हमें बोल दिया, ठीक है, तो वो मन में गांठ बांध के नहीं रखे, ताकि आपके ध्यान के अंदर आपको परेशान करे, ठीक है। इतना मुझे लगता है कि इनफ है। कल इसके ऊपर हम थोड़ा और प्रैक्टिकल सेशन लेंगे माइंडफुलनेस को। एक क्वेश्चन और है। हाँ सर, मैं अभी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है। तो सर मैंने यही पढ़ा कि ट्रेडिशनल जो फॉर्म थी वो थी जैसे कि वॉकिंग मेडिटेशन, ईटिंग मेडिटेशन, लेकिन सर अभी उसे मतलब थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हुआ, वो माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग जैसा हो गया है मॉडर्न उसमें। तो मैं यही कहता कि सर ये जो ईटिंग या फिर वॉकिंग मेडिटेशन या माइंडफुल वॉकिंग है, तो सर क्या आनापानसति और मेहता भावना जो सारी की सारी टेक्निक्स हैं, उन सभी का अपना अपना अलग महत्व है? सर इनमें से कुछ टेक्निक के इस्तेमाल से भी सर हम जो हायर लेवल से पहुंच सकते हैं? सर नहीं, सभी मेडिटेशन अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी और जो पर्सनालिटी जो है डिफरेंट मोड में काम करती है। जैसा आप चलते हो तो चलने का आपका फिजिकल मोड है, अगर आप जागरूक नहीं रहोगे तो गिर जाओगे, हाँ, आपको चोट लगेगी। या फिर आपके जो भी डिफरेंट वॉकिंग मेडिटेशन है, सिटिंग है या स्टैंडिंग मेडिटेशन है, तो हमारे बॉडी के जैसे आपके मोड है, पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से मेडिटेशन का एक अपना उस जगह पे इम्पोर्टेंट रोल है। तो सर ये सारे अलग अलग इनका इम्पोर्टेंस है, या अगर मैं सिर्फ वॉकिंग मेडिटेशन करूं या सिर्फ ईटिंग मेडिटेशन करूं तो आनापानसति या मेहता भावना किस केस में जरूरत पड़ेगी, या सबकी जरूरत है? सर सबकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा जो पर्सनालिटी है एक चीज़ से नहीं बना है, इतना याद रखिए। यू आर नॉट ओनली फॉर वॉकिंग, नॉट फॉर ओनली फॉर ईटिंग। अगर आप ईटिंग से ही रह सकते हैं तो आप सोइए मत, चलिए मत, बैठ के खाते रहिए तो लाइफ तो ऐसा नहीं है ना दीप, ठीक है। तो लाइफ जैसे डाइवर्सिटी है, ठीक है, जैसे लाइफ की आपकी डाइवर्सिटी है, नीड है ना, आपकी पर्सनालिटी है, तो उस पर्सनालिटी के हिसाब से आपके ध्यान भी वेरिएशंस होने चाहिए, ठीक है। यस सर। हाँ, तो सर जब आप बात करते कि हमें 10 मिनट कम से कम सिटिंग या कुछ करना है, तो सर उसमें मेन रूप से किस टेक्निक की मतलब बात हो रही होती है, आनापानसति की या फिर किसी और टेक्निक की? कुछ भी डिपेंड ऑन योर चॉइस। उस समय आपका मूड कैसा है, ठीक है। अगर उस समय आपका मूड, आपको किसी से आपका झगड़ा हो गया है, ठीक है, जी सर, और आपको आनापानसति करने के लिए बोला, तो आनापानसति नहीं होगा, तो करने का मतलब भी नहीं है। तो उस समय, हाँ, तो उस समय आपने मैत्री भावना करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चला कि मुझ में बहुत गुस्सा लग रहा है, मुझे बहुत एंगर आया है किसी के बारे में या किसी के परिस्थिति में, तो उस समय आपने द्वेष को जान के आप पे मैत्री करनी चाहिए। और आपका माइंड बहुत ही डिस्ट्रैक्ट है, स्कैटर्ड है ना, आपकी इमोशंस ठीक है लेकिन माइंड थॉट स्कैटर्ड है, तब आपने आनापानसति करनी चाहिए। और आपके पास में ऐसा लगता है कि दोनों इसमें आप अच्छे हैं, तो जस्ट सिटिंग करनी चाहिए, जस्ट ओपन टू सी द स्काई, है ना, खुला रहिए, देखिए क्या आ रहा है, हाँ, क्योंकि आप स्ट्रांग हो, आपका थॉट्स और इमोशंस उस समय सही है, हाँ, तो उस समय आपने जस्ट सिटिंग करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर फिजिकल बेनिफिट चाहिए, खाना खाने के बाद आपने वॉकिंग करना चाहिए, ताकि आपका दोनों काम हो जाए, आपका फिजिकल भी, आपका बॉडी अच्छा रहे, फिटनेस,
और साथ में आप आपके बॉडी इमोशंस और जो आपकी एक मोमेंट हो रही है चलने की, उसके साथ में आप इंजॉय कर सकें, आपके बॉडी को इंजॉय कर सकें। तो ये है उसके वेराइटीज़ ऑफ बेनिफिट्स है, लेकिन उसका गोल एक ही है, टू बिकम काम। सभी मेडिटेशन का गोल एक ही है, लेकिन हमें डिफरेंट इसलिए करने क्योंकि हमारे बिहेवियर डिफरेंट है, हमारा एक ही बिहेवियर नहीं है। अगर हमें गुस्सा आता ही नहीं है तो मैत्री भावना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें गुस्सा आता ही नहीं है, ऐसा लगता है, तो बिल्कुल मैत्री भावना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप में मैत्री है, फिर मैत्री भावना करने की ज़रूरत नहीं है। यही कंफ्यूजन मतलब बना रहता है कि सिर्फ हमें बैठना है, फिर केवल आंखें बंद करके। तो सर ये डाउट क्लियर होगा कि हम वॉकिंग भी करें जो भी बिल्कुल उस समय वो जो पर्पस है उसके साथ में बने रहिए, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल यही है कि आपके माइंड को सेटल डाउन करना है या माइंड के साथ कनेक्ट होना है, दैट्स इट। और सर कि पहले वॉकिंग मेडिटेशन अब माइंडफुल वॉकिंग इस्तेमाल करते, तो ये सर मैंने ठीक पढ़ा है नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसा ठीक है, आप चालू वैसा कर सकते हैं जी। थैंक यू सर। हाँ इसमें जी सर मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि आनापानसति जो ध्यान है वो एक प्रोसेस है किसी ध्यान में जाने के लिए। तो किसी भी ध्यान में जाने से पहले आनापानसति तो आई थिंक वो करना ही पड़ेगा ध्यान की प्रक्रिया में जाने के लिए। एक तरह से कहेंगे तो एक गेट है आनापानसति, उस गेट से आपको पास आउट होना पड़ेगा। जब आपका ध्यान लग जाएगा तब आप जो दूसरे ध्यान है आप उनमें जा सकते हैं। तो ये तो आई थिंक आनापानसति तो बहुत प्रमुख ध्यान है, इसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है और उसके बाद आप कोई भी ध्यान में आप कर सकते हैं। तो जैसे ये चलने वाला ध्यान की बात कर रहे हैं, तो जो चलने वाला ध्यान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअल में ध्यान तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं जब आप ध्यान में चलते हैं, माइंडफुलनेस जो चलने की बात कर रहे हैं, तो आपको जो पता होता है कि आपका कौन सा पैर आगे जा रहा है, कौन सा पैर पीछे जा रहा है, और उस समय आप उन पर ध्यान रखते हैं तो आप ज्यादा चल पाते हैं और एनर्जी कम लगती है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। कल हम थोड़ा माइंडफुलनेस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ डाउट्स है तो कल के सेशन में आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, शुभ रात्रि। अरे मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग मिलते हैं 6:30 को। ओके, थैंक यू।